आज हम आरआरबी एनटीपीसी साइंस का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि मैंने इसमें टॉप 25 सवाल इस वीडियो में लिए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम में गारंटी के साथ यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और जो है अब इसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करते और अपनी पढ़ाई को सीधा स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल यह है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी को सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था? ठीक है, तो इसका सही आंसर वो है कैवेंडिश के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो इसका वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको कैवेंडिश वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिकों का एक सामान्य गुण है? आपको चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक आपको सही आंसर को देखना है। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ये वाला। ये भंगुर होते हैं और गलित या ज्वलय अवस्था में विद्युत का संचालन करते हैं। ये आपका सी आंसर जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, कीट पीड़क फसल की उपज पर किस प्रकार नकारात्मक प्रभाव डालते हैं? यानी कि कीट पीड़क जो होते हैं वो फसल को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि पौधों को, जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, तनों और फलों को भी क्षति पहुंचाते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, यदि तापमान में वृद्धि की जाए तो ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा? तो इसका सही आंसर है वो है गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको गतिज ऊर्जा वाले में वृद्धि होगी, इस पर ही आपको टिक लगाना है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, जब माध्यम एक को निर्वात या वायु के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है तो माध्यम में अपवर्तनांक के लिए प्रयुक्त पद क्या है? ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो बाकी इसका सही आंसर है वो है निरपेक्ष अपवर्तनांक, यानी कि ऑप्शन बी इसका वो सही आंसर है। अगला देखेंगे। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एक। अगर कोई डाउट हो इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। चलो अगला सवाल है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जल H2O में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात कितना होता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है 1/8, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा। ये इसका अनुपात होता है। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर जाती है और बंदूक पीछे की ओर लौटती है। यह किसका एक उदाहरण है? इसमें यह पूछा गया है किसका नियम है? तो इसका हमें आपको सही आंसर बता देता हूं, वो है न्यूटन की गति के तृतीय नियम के अंतर्गत ये आता है, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। आप न्यूटन के गति के नियम के बारे में ज़रूर पढ़ कर जाना, एक न एक सवाल आपको उसमें किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिलेगा ही मिलेगा एक। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? तो इसका सही आंसर है वो है ये कम मात्राओं में भी आवश्यक कार्यों में सहायक होते हैं इसलिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल अब हम। अगला सवाल यह है, कौन सा कथन पादप और जंतु ऊतकों के बीच सही अंतर करता है? ठीक है, ये जो चार हैं, चार ऑप्शन दिए गए हैं सही और अंतर, ये जो कथन दिए गए हैं आपको इनमें से एक ऑप्शन सही ढूंढना है। बाकी इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला, और पादप ऊतकों में मृत सहायक कोशिकाएं होती हैं जबकि जंतु ऊतक अधिकांश जीवित होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका सही आंसर है वो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको वास्तविक और उल्टा वाले ऑप्शन पर ही टिक लगाना है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, विद्युत परिपथ में फ्यूज की क्या भूमिका होती है? तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि यदि धारा सुरक्षित स्तर से अधिक हो जाए तो परिपथ को भंग करना, जिससे क्षति को रोका जा सके। ठीक है, ये जो है फ्यूज का कार्य होता है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है बिल्कुल। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस धातु में तनु HCl के साथ
अभिक्रिया करने पर बुलबुले बनने की दर सबसे तीव्र होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि mg। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है? अगला सवाल ये है, दोस्तों इस वीडियो में जितने मैं आपको सवाल बता रहा हूँ यही आपको सवाल देखने को मिलेंगे। अगर नहीं मिले तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता देना कि ये हमारे सवाल हमारे एग्जाम में आया नहीं। ठीक है, चलो अगला सवाल है, कमाली परीक्षाओं की तैयारी में बहुत समय बिताती है, जिसमें किताबें पढ़ना और विचारों को व्यवस्थित करना भी शामिल है। एक वैज्ञानिक यह क्यों कहेगा कि इस कड़ी मेहनत में वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत कम काम शामिल है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि क्योंकि विस्थापन आवश्यक है और अध्ययन में शरीर का शून्य या न्यूनतम भौतिक विस्थापन शामिल हो। ठीक है, तो इसका जो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, सवाल यह है, वह विशेष ऊतक जिसके माध्यम भ्रूण भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा प्लेसेंटा, उसको कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको प्लेसेंटा वाले ऑप्शन पर ही टिक लगा देना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, नर जनन तंत्र में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो होता है वर्षण यानी कि टेस्टिस, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, कोई कण एक सरल रेखा में गतिमान है, कण 8 सेकंड में 40 मीटर का विस्थापन तय करता है, इसका औसत वेग कितना होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड वेग इसका होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मैरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का एक विशेष लक्षण है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि घना कोशिका द्रव्य और राजधानी का अभाव होना, ये इसका लक्षण होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक प्रकार और उसके उदाहरण का सही मेल है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि संयोजी उत्तक और रुधिर, ये जो है उत्तक प्रकार का सही मेल है। अगला सवाल देखेंगे। अगला क्या है? अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से क्या ध्वनि तरंगों के एकाधिक परावर्तन की अवधारणा का उपयोग नहीं करता है? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कंपनकारी टनिंग कांटा। चलो अगला देखेंगे सवाल। सवाल यह है, गैल्वेनीकरण स्टील और लोहे को जंग लगने से बचाने की विधि है जिसमें उन पर की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। इनमें से 4 ऑप्शन है, इनमें से एक है जिसकी पतली परत चढ़ाने पर लोहे पर जंग नहीं लगता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जस्ता, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु का विशिष्ट भौतिक गुण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी आघात वर्धनीय, ये जो है धातु का विशिष्ट भौतिक गुण होता है। चलो अगला सवाल है, ऑप्शन इसका एक नीचे आ गया। चलो अगला सवाल ये है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहे में जंग लगना, ये ऑप्शन बी ए जो इसका वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोहे में जो जंग लगता है वो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा लगता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया नहीं है? ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी HCl प्लस NaOH और इसके अलावा है NaCl प्लस H2O। ठीक है, ये जो इसकी संयोजन अभिक्रिया नहीं होती है। अगला सवाल है, एक माली बेहतर फल देने वाले मजबूत पौधे उगाना चाहता है, उसे किस परागण विधि का उपयोग करना चाहिए? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी कि पर परागण विधि का उपयोग उसको करना चाहिए। देखा, तो दोस्तों ये था हमारा 25 सवालों का मॉक टेस्ट
जो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, यही सवाल आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेंगे गारंटी के साथ। ठीक है। और दोस्तों, अगर ये मॉक टेस्ट आपको अच्छा लगा, इससे थोड़ी बहुत जानकारी मिली, लाभ मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे ही एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट लेकर आता रहता हूँ। ठीक है। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।